हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ 2022 का सब्जेक्ट बायोलॉजी। ठीक है, आपके अभी टीजीटी के जो है वैकेंसी वो आई है, हम लोग ने फॉर्म फिल किया है, तो उसके लिए जो प्रीवियस पेपर होते हैं, ठीक है, घटना चक्र के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। घटना चक्र 2022 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स बायोलॉजी चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक हम लोग चलेंगे। और पहला चैप्टर, इसमें चैप्टर के अंदर फर्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम मेनली पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसके रोज़ हर उसमें वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन लेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और ये दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ताकि हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम 1862 टू 1883 निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे, बेंथम एंड हुकर। ठीक है, और बाकी की अगर बात करें इंग्लिश में कहें तो हु पब्लिश्ड, यहाँ पे पब्लिश्ड वर्ड आ रहा है, तो जेनेरा प्लेंट्रम के लिए तो उसका आंसर सही होगा बेंथम एंड हुकर। अब अगर थोड़ा सा बेंथम एंड हुकर के बारे में जाने तो देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था, किस पे काम किया था। तो देखिए 3 सिस्टम थे आपके क्लासिफिकेशन के स्पर्मेटोफाइटा के। ठीक है, उसमें एक आपका फर्स्ट था नेचुरल सिस्टम, ठीक है, और दूसरा आपका था फाइलोजेनेटिक सिस्टम, और तीसरा आपका था आर्टिफिशियल सिस्टम ए। ठीक है, तो जो बेंथम एंड हुकर थे उन्होंने नेचुरल सिस्टम पे काम किया था। आपको ये याद रखना है इस बुक के साथ साथ कि इन्होंने किस पे काम किया था, नेचुरल सिस्टम पे काम किया था। और जेनेरा प्लेंट्रम इनकी बुक है जो कि इन्होंने पब्लिश की है या लिखी है, दोनों बातें आएंगी, तो आप आंसर यही लगाएंगे बेंथम एंड हुकर। ठीक है, और अगर इनकी बेंथम हुकर ने नेचुरल सिस्टम पे काम किया था, और जो आपके एंगलर एंड प्रेंटल हैं नीचे सेकंड, और जॉन हचिंसन, इन दोनों ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे काम किया था। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है कि बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, जेनेरा प्लेंट्रम को पब्लिश किया, दूसरी बात नेचुरल सिस्टम पे काम किया। ठीक है, नेचुरल सिस्टम याद रखिएगा, और एंगलर एंड प्रेंटल और जॉन हैचिंसन ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर काम किया था। आपको बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखना है कि एंगलर एंड हचिंसन ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर काम किया। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात आ जाएगी कि इन्होंने क्या किया, नेचुरल सिस्टम पे काम किया और इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे काम किया, और इन्होंने बुक पब्लिश की, जेनेरा प्लेंट्रम प्रकाशित की बेंथम एंड हुकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यहाँ पे यही डिटेल किया गया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जेनेरा प्लेंट्रम नाम की पुस्तक बेंथम एंड हुकर द्वारा लिखी गई, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई। बेंथम एंड हुकर द्वारा बीजी पौधों के यानी कि स्पर्मेटोफाइटा की बात की जा रही है, पौधों के क्लासिफिकेशन में नेचुरल सिस्टम पर प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, यानी कि इन्होंने नेचुरल सिस्टम पे काम किया। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अगर जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हिंदी में ही लिखा है, तो हिंदी वाले तो आराम से हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इंग्लिश टर्म यूज़ की जाएंगी तो इंग्लिश वालों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, तो आप लोग कॉपरेट कीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड, जेनेरा प्लेंट्रम, फिर से क्वेश्चन आ रहा है, जेनेरा प्लेंट्रम पीजीटी बायो बॉटनी में आया है 2011 में, कि किसके द्वारा लिखित है, किसने लिखी है। फर्स्ट ऑप्शन है लीनियस, फिर है हचिंसन, फिर है बेंथम और हुकर, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। जेनेरा प्लेंट्रम वॉज रिटन बाय, अभी था पब्लिश्ड बाय, प्रकाशित किसने की, तो बेंथम एंड हुकर ने की थी, और लिखी भी किसने थी, बेंथम एंड हुकर ने ही लिखी थी। तो यहाँ पे सेकंड का क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन हम लोगों ने कर लिया, बेंथम एंड हुकर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। ठीक है, तो इसमें से ये बताना है कि इसमें रखा गया है। देखिए वे टेकर आए थे, उन्होंने क्या किया था, किंगडम को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, जिसमें आपका आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमालिया। ठीक है, यही तो आता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था विटेकर ने।
ठीक है। तो मोनेरा, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रोटोजोआ किस में आते हैं, प्रोटोजोआ कौन होते हैं, जैसे अमीबा है आपका, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो मोनेरा में आते हैं वो आते हैं आपके प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और प्रोटिस्टा में आपके आते हैं यूकैरियोट्स, सबसे बड़ा डिफरेंस। अब प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स मीन होता है न्यूक्लियस, जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, ठीक है, पूरी तरह से न्यूक्लियस बना ना हो, वो मेम्ब्रेन से सराउंड्स ना हुआ हो, ठीक है, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे आ जाते हैं बैक्टीरिया। उसके बाद अगर हम बात करें मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, ये यूकैरियोट्स होते हैं। यू मीन टू, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियन मीन न्यूक्लियस होता है, जिनके पास टू न्यूक्लियस होता है, यानी कि यूकैरियोट्स। और वो आप पे आ जाते हैं सब, क्या कौन आ जाएंगे, यूनिसेल्युलर आ जाएंगे, जैसे कि प्रोटोजोआ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या सही होगा यहाँ पे, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आंसर हमारा यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका है प्रोटिस्टा। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है, क्योंकि मोनेरा में कौन होते हैं, मोनेरा में प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। एनिमालिया में एनिमल्स होते हैं, फंगी में सारे फंजाई होते हैं, यहाँ पे फंगी होते हैं। क्वेश्चन 3 की बात करें, इसी को इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। इनकी डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं। ये हिंदी में लिखा गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था विटेकर ने 1969 ने। इन्होंने किस में डिवाइड किया था 5 किंगडम्स को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी यानी कि कवक, प्लांट्स और एनिमालिया, ठीक है। अब प्रोटिस्टा जो है आपका, प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं, और जिसमें क्या होता है उनका सेलुलर ऑर्गेनल्स भी होते हैं। अब अगर प्रोटोजोआ की बात की जाए तो उसमें ये सारे जो आते हैं प्रोटिस्टा, वो आपके प्रोटोजोआ के अंदर, प्रोटोजोआ वाले जो होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ठीक है। मोनेरा की इन्होंने बात की कि मोनेरा में कौन आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन पीछे हम कर चुके हैं वही इसमें डिटेल में दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की, जिसको डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर, ठीक है। वही कह रहे हैं कि विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को कहाँ डाला गया था, जो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था, यानी कि मोनेरा में डाला गया था। मोनेरा, यहाँ पे आंसर आपका सी है। तो देखिए घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और चीज़ वही एक पढ़ना है। तो आप क्वेश्चन के थ्रू प्रिपरेशन करिए, ठीक है। एलटी ग्रेड या जो भी आपका, जैसे कि आप टीजीटी की कर रहे हैं या पीजीटी की कर रहे हैं या आप एलटी ग्रेड की कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके लिए 11 की एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे, फिर क्लास 11 की एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम्स ऑफ 2 एम्पायर। तो ये कौन थे जिन्होंने किया था, ये आपके थे कैवलियर स्मिथ, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट है। कैवलियर स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स यानी कि सुपर किंगडम प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा में डिवाइड किया था। ये याद रखना है आपको कि इन्होंने क्या किया है, 8 किंगडम्स को 2 एम्पायर में यानी कि सुपर किंगडम्स में डिवाइड किया था इन्होंने किंगडम्स को, ठीक है। जैसे कि किंगडम होते हैं उनको 2 में इन्होंने डिवाइड कर दिया, वो कहलाए सुपर किंगडम्स, ठीक है। सुपर किंगडम्स कहलाए, जो कि कौन थे, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा थे। ये काम किसने किया था, कैवलियर स्मिथ ने किया था। ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वॉइस और जो अन्य इसके स्थान पर उन्होंने क्या किया था, 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था। इन्होंने 2 में डिवाइड किया था कैवलियर स्मिथ ने, लेकिन जो ये आपके वॉइस हैं इन्होंने क्या किया था, 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था, क्लासिफाइड या वर्गीकृत किया था। ये याद रखना है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। जाति व उपजाति के बीच की कोटि को कहते हैं, इंग्लिश में कहें बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीशीज एंड सब स्पीशीज। आंसर आपका है बी, सेमी स्पीशीज। इसको क्या कहते हैं, जो स्पीशीज और सब स्पीशीज के बीच में होता है उसे कहते हैं सेमी स्पीशीज। यानी कि अब यहाँ से हिंदी में पढ़ लेते हैं। उपजाति जाति से नीचे की श्रेणी को कहते हैं। जाति व उपजाति के बीच श्रेणी को अर्ध जाति यानी कि सेमी स्पीशीज कहते हैं। 2 ऐसी जातियाँ जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं परंतु आपस में जनन नहीं करती, सहोदर जाति कहलाती है। यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंट बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका आंसर समझ में आ गया, इसके बीच में कौन आ रहा है, सेमी स्पीशीज आ रहा है। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। यह टर्म बायोलॉजी किसने इंट्रोड्यूस किया था,
तो आपका आंसर है लैमार्क। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लैमार्क ने क्या किया था, टर्म बायोलॉजी टर्म दिया था लैमार्क ने। ठीक है, अगर आप फादर ऑफ बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे टर्म की बात की तो आपके आ गए लैमार्क, इसको याद रखिएगा। टर्म की बात करेंगे तो लैमार्क आ गए, लेकिन जब फादर ऑफ बायोलॉजी या ज़ूलॉजी की बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी और ज़ूलॉजी, ठीक है, तो वो आपके आ जाएंगे, कौन आएंगे, अरिस्टोटल आ जाएंगे आपके। ये याद रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी और ज़ूलॉजी किसने, इनके फादर कौन थे, अरिस्टोटल थे। और बॉटनी की बात करें तो वो थियोफ्रेस्टस थे। इसको याद रखना है आपको कि टर्म बायोलॉजी किसने दिया, लैमार्क ने दिया। फादर ऑफ ज़ूलॉजी और बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल है। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस है। ये 3 बातें यहाँ पर आप लोग को याद रखनी है। ये फिर से आ गया था, यहाँ पे देखिए यही बताया है कि द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैमार्क। ठीक है, उसके बाद लैमार्क एंड ट्रेवेरेंस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी टर्म शब्द का प्रयोग किया। अरस्तु को यानी कि अरिस्टोटल को बायोलॉजी का फादर या पिता कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि अरस्तु को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी और ज़ूलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, और बॉटनी के कौन थे, थियोफ्रेस्टस थे। सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आई, अभी तक तो हम लोग ने बायोलॉजी टर्म कहाँ से आया था, ये लिया था, फिर बायोलॉजी के फादर हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी आपके हैं लीनियस। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, लीनियस है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लेकिन अगर बात करें टर्म टेक्सोनॉमी किसने ली, ठीक है, टर्म टेक्सोनॉमी की अगर बात करें तो वो आपके थे डी कॉन्डोल। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, टर्म किसने दिया, डी कॉन्डोल ने दिया, लेकिन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, लीनियस है। एक बार हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम जीवों का नामकरण किया, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर या द्विपद नामकरण पद्धति इन्होंने दी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं डी कॉन्डोल ने सर्वप्रथम टेक्सोनॉमी शब्द को खोजा, यानी कि टर्म टेक्सोनॉमी जो दिया वो डी कॉन्डोल ने दिया, लेकिन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस है। साथ ही साथ इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की भी बात की। ये शब्द सर्वप्रथम 1813 में थ्योरी एलिमेंटायर डी ला बॉटनिक में प्रयोग किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे वही बात फिर से कह रहे हैं कि अरिस्टोटल को बायोलॉजी और ज़ूलॉजी का फादर कहा जाता है। बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। टर्म बायोलॉजी इज गिवन बाय लैमार्क, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। टर्म टेक्सोनॉमी इज गिवन बाय डी कॉन्डोल, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, लीनियस है। साथ में इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि द्विपद नामकरण पद्धति भी दी। क्वेश्चन 9 आगे यहाँ पे टेक्सोनॉमी शब्द खोजा गया, द टर्म टेक्सोनॉमी वॉज कॉइन्ड बाय, तो आंसर आपको पता है डी कैंडोल ने इसको दिया था। ठीक है, इसीलिए आपके लिए 10 क्वेश्चन हमने रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जिसका नहीं पढ़ा हुआ है, बहुत दिनों का छूटा हुआ है, वो कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नहीं थी, द बायनॉमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वॉज डिवाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, तो उनमें आपकी फाइलम और फैमिली की कोई भी बात उन्होंने नहीं की थी। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने फाइलम और फैमिली की कोई बात नहीं की थी। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी, हमें एक और बात पता चली कि सिस्टमा नेचुरी इनकी बुक का नाम था। ठीक है, उसमें उन्होंने 2 जगत में डिवाइड किया था, एक तो आपका पादप जगत यानी कि प्लांटी और दूसरा एनिमल। ठीक है, एनिमल और प्लांट्स में डिवाइड किया था और उसके बाद डायरेक्ट ऑर्डर्स में आ गए थे यानी कि गण में आ गए थे और फिर किस में आ गए थे, स्पीशीज़ में आ गए थे। ठीक है, इन्होंने फाइलम और फैमिली का वर्णन नहीं किया था, ये आपको याद रखना है। जीवधारियों के नाम रखने की जो द्विनाम पद्धति यानी कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया है, वो कौन है, कैरोलस लीनियस हैं। और इन्हें इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी कहे जाते हैं कैरोलस लीनियस, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है।
फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, अभी हमने फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़ा, जोलॉजी पढ़ा जो कि एरिस्टोटल थे, फिर फादर ऑफ बॉटनी पढ़ा जो कि थियोफ्रेस्टिस थे, लेकिन अब फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कौन थे? कैरोलस लीनियस थे। आपको ये याद रखना है। आपके यहाँ पे क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गए। आपको अगर ये वीडियो समझ में आए आप इसे शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ठीक है, लाइक करिए, और अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है तो आप इसमें कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसको आपको बताया जाएगा। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए सेट 2 में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।